एक स्मगलर ने एक इलीगल पाकिस्तानी को लीबिया के जरिए यूरोप ले जाने की कोशिश की और बाद में उससे जान छुड़ाने के लिए उस पर पेट्रोल वगैरह फेंक के उसको आग लगाने की कोशिश की। तुर्की आते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ पे आके अपना पासपोर्ट वगैरह तलब कर देते हैं और इस उम्मीद में कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो नया पासपोर्ट लेंगे और फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब और एक बार फिर हम इस वक्त आपको बारिश ज़दा और बड़ी सर्दी से मुतासरा तुर्की के शहर इस्तांबुल से खुशामदीद कहते हैं और बड़ा गूनागूं मसरूफियात का हामिल ये शहर है। हर कौम के, हर नस्ल के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ही दिलचस्पी का सामान भी है। कुछ अरसे से ये शहर पाकिस्तान की भी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और उसकी वजह यहाँ पे तकरीबन 2 लाख अफ़गान हैं और इनकी अक्सरियत वो अफ़गान हैं जो अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान की आमद के बाद से यहाँ पहुँचे हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो तमाम अफ़गान पार्लियामेंट यानी उलसी जरगा और उनका मशरानो जरगा जिसको सेनेट कहते हैं, उसके यहाँ पे कम से कम 70% अरकान यहाँ मौजूद है। 32 सूबों के जो गवर्नर थे उनकी अक्सरियत भी इस्तांबुल में मौजूद है। साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हनीफ अतमर, फ़ारूक वर्दक जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी यहीं तुर्की में हैं और साबिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कुदरतुल्ला ज़की भी यहाँ पे एक बहुत बड़े महल में रिहाइश पजीर है। उनकी तमाम फैमिली इधर है और जनरल रशीद दोस्तम जिसको बाद में मार्शल का टाइटल भी मिला, वो भी इसी शहर में रह रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि बहुत सारे अफ़गान हैं जिन्होंने इस्तांबुल को अपना मस्कन बना लिया है, बल्कि गुज़श्ता साल अफ़गानों का शुमार उन लोगों में हो रहा था जो नंबर 2 आए, यानी जिन लोगों ने इस्तांबुल में इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे आके जायदादें ख़रीदी। 50,000 के करीब अफ़गान थे। ये दूसरे नंबर पे रहे उन लोगों में जिन्होंने यहाँ पे आके सरमायाकारी की हुई है। अब यहाँ पे सिर्फ गवर्नर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद नहीं, बल्कि साबका हुकूमत से जुड़े हुए एडवाइज़र्स भी थे, वज़ीर भी थे और उसकी वजह से अभी एक तासुर ये बन रहा है कि शायद अफ़गान अपोजिशन इस शहर को अपना एक मरकज़ बना ले अपनी सरगर्मियों का और तालिबान मुखालिफ तहरीक का। तुर्क हुकूमत ने इन लोगों को यहाँ सियासी सरगर्मियों से मना कर रखा है और उसकी वजह ज़ाहिर है कि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात या तालिबान और तुर्की के ताल्लुकात ख़राब हों। और अलबत्ता जितने भी लोग यहाँ पे आए वो करोड़ों डॉलर हैसियत मजमूई साथ ले के आए। इस पे तुर्क हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं था। ज़ाहिर है मईशत को बड़ा सहारा मिलता है इसकी मदद से। बल्कि एक वज़ीर थे जो यहाँ कैश, एक छोटी सी मिसाल है, 2 लाख डॉलर ले के आए और यहाँ से वो आगे जाना चाहते थे किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क, और जब जाने लगे तो वो मकामी हुकाम ने उसमें फिर ज़ब्त कर लिया वो तमाम पैसा, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और कई दूसरी पाबंदियों की वजह से तुर्क हुकूमत ये इजाज़त नहीं दे सकती। इस तरह 6 मिलियन डॉलर कोई अफ़गान हुकूमत के अकाउंट में पड़े हुए हैं जर्मनी में और एक साबिक वज़ीर ने कोशिश की वो उसमें से कुछ पैसा हासिल करने की, लेकिन जर्मन हुकूमत ने उन फ़ंड्स को मुंजमद कर दिया और जब तक अब बाकायदा एक हुकूमत नहीं आती उस वक्त तक शायद वो फ़ंड्स किसी को भी नहीं मिलेंगे। तो इसी तनाजुर में तकरीबन हफ़्ता पहले यहाँ से ख़बर उठी कि पाकिस्तानी ISI के सरबरा इस्तांबुल आए और यहाँ आके उन्होंने तमाम जो अफ़गान अपोजिशन है उनसे मुलाकातें की और उनसे ताउन की अपील की और तासुर ये दिया गया कि पाकिस्तान अब तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ शायद एक मुतवाज़ी या पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती है उन पर दबाव डालने के लिए। इस खबर की तरदीद हुई। तरदीद के अगले दिन एक बार फिर इधर ही इस्तांबुल से ये खबर उठी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने साबिक सदर अशरफ गनी से अफ़गानिस्तान वापस जाने
की अपील की है और ये कहा है कि उनकी वहाँ पे वापसी और उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, उनको यकीनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। तो यानी इस तरीके से गैर ज़रूरी तौर पे पाकिस्तान को और तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की गई उन लोगों के ज़रिए जो यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि अक्सर आ गए अपने पैसे से, जितने उन्होंने 20 साल में कमाने थे, यहाँ आके उन्होंने सरमाकारी भी कर ली, बड़े मज़े से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्तांबुल तालिबान के ख़िलाफ़ अपोजिशन का एक नया गढ़ बनेगा? क्या तुर्क हुकूमत ये बर्दाश्त कर पाएगी? अगर ऐसा होगा तो उसका फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा? अब ये कुछ अरसे में पता चलेगा। अगर अफ़गानिस्तान के हालात यूँ ही रहे तो ज़ाहिर है फिर हालात मुश्किल होते चले जाएंगे। इन लोगों के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं शायद ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो, जिनको फिर कुछ उम्मीद की किरण नज़र आए, अगर इनमें से अक्सरियत फिर यहाँ से यूरोप मुंतकिल ना हो गई। तो जनाब ये तो हुई इस्तांबुल में मौजूद अफ़गानों की कहानी, लेकिन एक और भी कहानी है, वो है यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानियों की। कहा जाता है कई हज़ार पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ तो डॉक्यूमेंटेड हैं, यानी बाकायदा उनका दस्तावेज़ी सबूत मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ कई हज़ार ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ़ ज़राए से यहाँ पहुँचते हैं और फिर यहाँ पे बेयार व मददगार हो जाते हैं। यहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनकी रहम करम पे ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर होते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम उन पाकिस्तानियों के हवाले से भी मेरा ख्याल है बात करते हैं और इसके लिए हम दोबारा आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शकूर ख़ान से, जो कि यहाँ पे टीवी से वाबस्ता हैं और इस स्टोरी को फॉलो भी करते हैं। तो शकूर, आप ये बताइएगा कि आपकी क्या मालूमात हैं, कैसे कैसे तजुर्बात आपके सामने आए हैं उन लोगों के जो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे पहुँचे हैं? जज साहब, गैर कानूनी तारकीन वतन का जो मसला है वो ख़ासा पेचीदा और पुराना है। यहाँ पे तुर्की की जो जोग्राफियाई हैसियत है, यहाँ पे जिस तरह से यूरोपियन बॉर्डर्स यहाँ लगते हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से और दीगर कई ममालिक से भी लोग यहाँ का रुख करते हैं और स्मगलर्स के लिए इसको एक फर्टाइल लैंड समझा जाता है। लोगों को यहाँ से क्रॉस किया जाता है। आप कह सकते हैं एक तारीखी किस्म का एक रूट। और पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उसमें बहुत सी ज़राए हैं, लेकिन जो सबसे नॉन ज़रिया है इलीगल ह्यूमन स्मगलिंग का, तो वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान से ईरान और फिर ईरान से जो है वो लैंड बॉर्डर के ज़रिए तरक्की के शहर अफगान, वहाँ से ज़्यादातर जो है वो लोग गैर कानूनी तारकीन वतन जो है वो यहाँ पे दाखिल होते हैं। तुर्क हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की इस सिलसिले को रोकने की और उस पर अब भी काम चल रहा है। फिर इनकी जो एक डील हुई थी यूरोपीय यूनियन के साथ गैर कानूनी मुहाजिरीन को रोकने की, उसका भी इम्प्लीमेंट किया गया हुआ है। काफ़ी सारी कोशिशों के बावजूद अनफॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेम है वो रुकता उस तरह से नहीं है। मुख्तलिफ लोग, डेस्परेट लोग हैं, उसमें कई लोगों के बड़े जेन्युइन किस्म के मसाइल होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से वो आगे जाएं, लेकिन ये तरीका बहरहाल गलत है। चूँकि जब अब गैर कानूनी का लफ्ज़ साथ लग जाता है तो फिर उसमें तो कोई दो राय ही नहीं रहती। और जहाँ तक ज़ाती तजुर्बात की बात है, यहाँ पे मैंने कुछ देखा तो कतन ये अच्छी ज़िंदगी नहीं है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं इन गैर कानूनी तरीक़ों को अपनाते हुए। इस शहर के अंदर हमने बहुत से लोगों को देखा कि जिनके वसाइल ना होने की वजह से, चूँकि ह्यूमन स्मगलर उनको एक ख़ास मुकाम तक लेकर आते हैं, लेकिन जब आगे हुकूमती सख्तियों की वजह से वो उनको यूरोप नहीं भेज सकते, या वो जो वादे या सुहाने ख्वाब उन्होंने इन गैर कानूनी तारकीन वतन को दिखाए होते हैं, उनको जब पूरा नहीं कर पाते तो वो यहाँ एक किस्म के स्टक हो जाते हैं और उस दौरान यहाँ पे उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है, जब आप गैर कानूनी हैं तो आपके कोई किसी भी किस्म के लीगल राइट्स आपके पास नहीं होते। फिर उसके साथ साथ आपके जो हेल्थ के अगर इशूज़ हो जाएं तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा आपके साथ मसला हो जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कम हैं, लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से शदीद मुश्किलात का जो है लोगों को करना पड़ता है। उन मुश्किलात की नौयत क्या है, किस तरह इस्तेहसाल होता है उन लोगों का जो बग़ैर वीज़े के यहाँ पहुँचे होते हैं और फिर जो यहाँ लोग हैं काम कर उनसे लेने वाले,
उनके अमलन वो रहम करम पे हो जाते हैं। देखिए उस पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गैर कानूनी का जब नाम आ गया आपके साथ, आप इलीगल माइग्रेंट है, आपको पता है कि आप इलीगल मीन्स के जरिए आ रहे हैं, तो फिर आपको पहली बात है कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ वो पहुँच जाते हैं तो फिर वो मुकम्मल तौर पर हालात के रहम करम पे होते हैं, या उन स्मगलर्स के जो उनको यहाँ पे लेके आते हैं। तो उसमें उनको जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब नहीं है, लीगल राइट्स नहीं है, आप आज़ादाना घूम फिर नहीं सकते। अगर आपको पुलिस देख लेगी तो वो यकीनन आपसे सवाल जवाब करेंगे, और उसके बाद आपको अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते तो फिर आपको लंबा अरसा जो है वो एक डिपोर्टेशन कैंप में गुजारना पड़ता है। उसके बाद काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद आपको पाकिस्तान वापस अगर भेजा जाए, जो कि भेजा जाता है, और उसमें लेकिन वक्त बहुत लगता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी काफ़ी स्ट्रेस आउट कर देती हैं, और वो जो मकसद होता है एक अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब लेके लोग निकलते हैं, वो एक ड्राउने ख्वाब में तब्दील हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, चूँकि टर्की की अपनी आबादी खासी अच्छी है, यंग लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी अगर आप मैनेज कर लेते हैं कहीं पे कोई ऐसी छोटी मोटी जॉब जिससे आप अपना कुछ दिन रात अखराजात पूरा करना चाहते हैं, तो यकीनन वो आपके पास लीगल स्टेटस नहीं होता तो वो आप मुश्किल कुछ थोड़े दिन तो कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो कोई सलूशन नहीं है लंबे वक्त के लिए। तो बहुत सारे मसाइल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए अव्वल, और अगर उठाया भी जाता है तो इंतहाई सोच समझ के, क्योंकि इसका एंड आप यकीन रखिए कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम ऐसा होगा कि उसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। अच्छा ये बताएं कि अक्सर लोग फिर ये शिकायत करते हैं, वो लोग जो यहाँ फंस जाते हैं, कि हमारे साथ हुकूमत ने या हमारे जो नुमाइंदे हैं डिप्लोमेटिक मिशन है उससे ताउन नहीं किया। क्या वाक़ईतन पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन या सफारत खाना या कौंसल जनरल कोई मदद कर सकता है ऐसे लोगों की जो बग़ैर वीज़े के, बग़ैर पासपोर्ट के यहाँ पहुँचे हुए हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे एक तो पहली बात तो ये कि हमेशा से ये होता है कि जो कौंसल खाने या इस तरह की जगह होती है, जनरली लोगों को उनसे कंप्लेन रहती है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। लेकिन ये स्पेसिफिक ये जो इशू है टर्की में बैठे हुए, मैंने ये देखा है कि ये कोशिश करते हैं कि जितनी वो हेल्प कर सकें वो करते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में देखें इलीगल जो तारकीन वतन है उनका कोई नंबर काउंट रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन और जैसे पाकिस्तान में हमने आपको पता अफ़गान महाजरीन की जो एक तो नंबर वो है जो रजिस्टर्ड है, लेकिन एक अनरजिस्टर्ड नंबर भी है जिसके बारे में हमेशा से क्या साराइयाँ की जाती रही हैं, मगर ये तय नहीं है कि एग्जैक्टली कितने हैं। यहाँ पे भी वही सूरत हाल है, तो सैकड़ों हज़ारों लोगों को कैटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकली शायद किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे केसेस हैं जिनका मैं ज़ाती तौर पर आप कह सकते हैं मैं जानता हूँ कि आउट ऑफ द वे जाके भी यहाँ पे सफारत खाने ने उन लोगों की मदद की है। उसमें एक ऐसा केस मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि जहाँ पे एक स्मगलर ने एक इलीगल पाकिस्तानी को लीबिया के ज़रिए यूरोप ले जाने की कोशिश की, और बाद में उससे जान छुड़ाने के लिए उस पर पेट्रोल वगैरह फेंक के उसको आग लगाने की कोशिश की। तो वो काफ़ी सारे झुलसे हुए यहाँ पे पहुँचे, तो उनको यहाँ पे कॉन्सुलेट की तरफ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। किसी साहिब इस्तात आदमी ने अपनी जेब से, पाकिस्तानी साहिब इस्तात आदमी ने वो उनकी सारे अखराजात उठाए। ये एक केस मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर भी उन्होंने उसको कोशिश की जितना वो कर सकते हैं करें, लेकिन इलीगल के लिए और ये पाकिस्तान के लिए भी मैं आपको बताऊँ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ, लेकिन ये एक एम्बेरसमेंट तो बहरहाल इम्तियाज़ साहब है, क्योंकि आप जब इस तरह एक दोस्त मुल्क में वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आप बग़ैर इजाज़त के हज़ारों लोग आना शुरू हो जाएं तो आप अपनी वो रिस्पेक्ट खो देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं फैसिलिटेशन, मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल पोजीशन में पाकिस्तान का जो सफारती अमला है वो इस हवाले से आ जाता है। बहरहाल एक मैकेनिज़्म मौजूद है, कुछ लोगों को वो यहाँ से वापसी के लिए उनके जो एग्ज़िट के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इखराज के, वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन काफ़ी ट्रिकी मसला हो जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना शायद करीने इंसाफ होगा या इंसाफ पर मबनी होगा कि उन सब की देखभाल प्रॉपर की जा रही है, ऐसा नहीं है। जी दोस्तों, तो आपने सुनी है शकूर ख़ान की बातें उन पाकिस्तानियों के हवाले से जो तुर्की आते हैं, यहाँ फिर फंस जाते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो बग़ैर वीज़े के आए और जो जब सरहद पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आके अपना पासपोर्ट वगैरह तलब कर देते हैं, और इस उम्मीद में कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो नया पासपोर्ट लेंगे और उन्हें वीज़ा मिलेगा शायद किसी न किसी तरीके से, और वो किसी दूसरे मुल्क को रवाना हो जाएंगे। इसी उम्मीद में कई हज़ार लोग अपना मुस्तकबिल, अपना जो हाल उनके असासे हैं वो बर्बाद कर देते हैं। दूसरा इसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह इस्तांबुल काफ़ी ख़ास तौर पे पाकिस्तान की नज़र में आया हुआ है उन अफ़गानों की वजह से जो 15 अगस्त 2021 तक गुज़िश्ता हुकूमत के साथ थे या गुज़िश्ता पार्लियामान
के रुकन थे और यहाँ पे आके अपने अपने वो कारोबार कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपनी सियासत भी खामोशी से कर रहे हैं, अगरचे तुर्क हुकूमत ने उनको इजाज़त नहीं दी है। तो ये दो मसाइल हैं जिसकी पे इस वक्त तवज्जो है। और बिलाशुबा अफ़गानिस्तान का तो एक ऐसा मसला है कि उससे हम जान बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते। हमारी रियासत, हम अफ़गानिस्तान करते करते हमारी उम्र गुज़र गई। लगता है कि ये मसला ऐसे ही सुलगता रहेगा अगर जितने भी अफ़गान स्टेक होल्डर्स हैं आपस में वो इत्तेहाद न कर सके। जहाँ तक पाकिस्तानियों का ताल्लुक़ है, ये हमें एक हकीकत पसंदाना अंदाज़ में इसका जायज़ा लेना चाहिए कि हर मुल्क का सफारती मिशन कोशिश उनकी होती है कि मदद करें, लेकिन हर एक की मदद करना तकरीबन नामुमकिन होता है, महदूद वसाइल होते हैं। और फिर जो हमारे मुल्क के जो सफारत खाने हैं, बहरहाल वो इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में भी होते हैं कि जो गैर कानूनी तौर पे आए हुए किस किस शख्स को, किस किस बंदे को वो गले लगाएंगे, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। आसान शिकायतें करना आसान होता है, ज़ाहिर है लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन मुश्किलात का, मसाइल का मदावा इतना आसान नहीं होता जितना समझा जाता है।